वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज़ कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने 6 टू लेके 9 तक की ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है, साथ में विद सॉल्यूशन। और 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का, जिसका नाम है जल संसाधन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले इस डायग्राम के बारे में बात करें, जिसमें लिखा है, ये लड़का बोलता है इस लड़की को। तो आइए देखते हैं ये बच्चा इससे क्या कहता है कि पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई हुई बाढ़ के बारे में पढ़ा है? दहलाने वाली रिपोर्ट तो ये थी, हे भगवान, उसने क्या परले मचाया है। रास्ते में जो कुछ आया है बर्बाद कर दिया है और बहा के ले गया है। अब ये लड़की क्या बोलती है, तो आइए सुनते हैं। हाँ चिंटू, मैंने देखा। यह तो आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे सकता है, कि जल से हमें फ़ायदा ही हो सकता है। ये नहीं है, बल्कि ये ले भी सकता है, हमारा जीवन बर्बाद भी कर सकता है और हमारे जीवन को बना भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? पिताजी मुझे बता रहे हैं कि उनके कारखानों में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है, कि जो भी आधे से ज़्यादा हमारी 1/3% रिक्वायरमेंट हमारे जल से पूरा होता है। इसी प्रकार ही पिताजी ने उसको बताया है कि उसको भी बहुत जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों से जो ठंडा करने के लिए कोई भी जल की आवश्यकता होती है, उसे कारखाने में भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है, और बिजली से वह चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियाँ और अन्य जल स्रोतों जैसे झरना, झीलें, पोखरे और मरुधानों के आसपास क्यों बरसता हुआ प्रतीत होता है। आइए पढ़ते हैं और आगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल को ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाए गए अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम होता है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। यह अलवणीय जल हमें सत्य है। अलवणीय का मतलब इसमें कुछ कुछ कण पीने वाला होता है तथा नमक इसमें उपलब्ध होता है। अपवाह भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण पुण्य भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। नवीनीकरण मतलब उसको यूज़ करना, नई चीज़ों का प्रयोग करना, और पुण्य भरण का मतलब होता है कि उसे पुनः उपयोग करना। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित हो जाता है। क्या आपने आश्चर्य हो रहा होगा कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। तो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। जल का नवीनीकरण योग्य संसाधन, तब भी विश्व के अनेक देशों क्षेत्रों में जल की कमी कैसे? ऐसे भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, कि 2025 तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोग जिनको जल प्राप्त होगा ही नहीं। इसलिए जल का सदुपयोग करना चाहिए, जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। विश्व में जल के कुल आयतन 96.5% भाग होता है पूरे विश्व में, ठीक है। कुल इसका आयतन कितना है बच्चों? 96.5% महासागरों में पाया जाता है, जो कि महासागरों में देखने को मिलता है, और 2.5% अलवणीय जल होता है, जो खारा नमक होता है। विश्व में अलवणीय जल की लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरों और हिम नदियों के द्वारा देखने को मिलता है। साथ में जबकि 30% थोड़ा सा कम भौमजल के लिए भूमि को उपजाऊ करने के लिए एक्यूफर करने के रूप में काम आता है। भारत की पुष्टि के लिए 4% हिस्सा भारत प्राप्त है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में कुल नवीनीकरण योग, जिससे नवीनीकरण पुनः उपयोग किया जाता है, जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित किए गए हैं, मतलब काउंट किए गए हैं। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 तक भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रतिबंध की आवश्यकता होगी, और विश्व के अन्य देशों की तरह लगभग इसके निर्यात कमी महसूस होगी, मतलब जल की
कमी बहुत अधिक महसूस होती हुई नजर आएगी। जल के विशाल भंडार जिसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ता है, जल की कमी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात कर रहे हैं तो हमें तत्काल ही है कि मतलब अभी ये जानना बहुत ईजी रहेगा कि वर्षा वाले जल का सूखाग्रस्त इलाकों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जल की कमी के कारण सूखा पड़ जाता है तो वो भी जल का एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे मानस पटल पर। परंतु तुरंत राजस्थान के मरुस्थलीय और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनहारनियों के चित्र देखने को मिले। पनहानियाँ होती जो पानी भरती हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक मौसम परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता देखने को मिली, अलग अलग तरीके से उनका डिफरेंस देखने को मिला है। परंतु अधिकतर जल की कमी, इसके अतिशोषण, अधिकतर उपयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण यह बन गया है। तो आइए इसके बारे में और देखते हैं हम। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एक इज़राइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर देश में जल का कोई भी अभाव नहीं होता है, जहाँ पर जल होता ही नहीं है। दूसरी ओर 1114 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले देश हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। पूरे भारत के भाग में कहीं ना कहीं सूखा देखने को मिलता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा जल का नली नालों में तेजी से बहाकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने तक देश के लिए पानी की कमी देखने को मिलती है। यही मूल्य कारण है कि जल में अवश्य अभाव के कारण जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। स्वीडन के एक विशेषज्ञ काल्फ नामक के अनुसार जल की कमी तब तक होती रहेगी जब प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध करता रहेगा, तब तक हमें जल की कमी का सामना करने को मिलेगा। क्या ये संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो, जल का ज़्यादा से ज़्यादा जल बहुत सारा हो तब भी जल हमारा ख़त्म हो रहा है? क्या ये संभव है? जी हाँ, ऐसा होता है। हमारे कई शहर के इसके उदाहरण है कि जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती संख्या उसके प्रमाणस्वरूप जल की बढ़ती मांग करते हैं और उसके आसमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जब जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं होगा बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी होना चाहिए, अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना तथा बिना ज़रूरत के उसका उपयोग करना, वह सिंचित क्षेत्र बढ़ता जा सकता है। और शुष्क ऋतु में भी खेती की जाती है। सिंचित कृषि में भी जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जब कुछ फसल उगानी होती है तो उसे सिंचित करना, कृषि संचित करता है, उसे सिंचाई का पानी देता है, तभी वहाँ पे जल की अधिक उपलब्धता होती है। शुष्क कृषि तकनीकों का सूखा प्रतिरोध फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता होती है। आपने टेलीविज़न विज्ञापन में देखा ही होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपनी निजी कुएं, नलकूप जैसी सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण से भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की आवश्यकता में उपलब्धता में कमी हो सकती है। ठीक है, अधिक सिंचाई करने से और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है, विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसे एमएनसी कंपनी कहते हैं, बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। एमएनसी कंपनी फैली हुई है जिससे कि उद्योग बढ़ते जा रहे हैं और पानी की उपलब्धता भी बढ़ती जा रही है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। लोगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% कितना प्रतिशत बच्चों? 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या अथवा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी होती है बल्कि आपूर्ति इसमें यूज़ करने से भी
होती है और इसकी समस्या भी गहरी होती हुई नज़र आ रही है। यदि आप शहरी आवास मिट्टी की कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। शहरों में जल संसाधनों की अतिशोषण हो रहा है, ठीक है, और इसकी कमी भी तेजी से देखने को मिल रही है। अब हमने जल उपलब्धता दुर्लभता के महत्वपूर्ण पहलू की बात की है कि जल की दुर्लभता किस तरह से होती है। आओ हम ऐसी गतिविधियों के बारे में स्थिति के बारे में चर्चा करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन परंतु किसी भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता या दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण देखने को मिलती है। इसके ही कारण पिछले वर्षों में वह चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी यह भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धारियां में परिवर्तित हो गई हैं। बड़ी संख्या में जैसे गंगा यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है। हर दिन गहराता जा रहा है। इसके संपूर्ण जीवन हमारा खतरे में है। घरेलू उद्योग और अपशिष्ट जो कटे पटे गंदी चीज़ें होती हैं उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक द्वारा प्रदूषित होता हुआ नजर आ रहा है। भारत उपयोग के लिए बहुत हानिकारक है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समस्या की मांग की हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण, उसको बचाव, उसके प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधित खतरों से बचाएं। खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविकी और उत्पादन क्रियाओं की नियंत्रणता को सुनिश्चित करें कि हम कम से कम पानी का उपयोग करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल सके। हमारी प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकृति डिग्रेडेशंस होने से बचाएं। जब जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास से हो रहा है, कमी देखने को मिल रही है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो रही है, जिससे कि हमारा जल हमारी प्रकृति में खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, पड़ रहा है। इसका क्रियाकलाप क्या है? आपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखना है कि जल संरक्षण को आप बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन क्या है? जल संसाधन का संरक्षण, प्रतिबंध, उसको बचाव और उसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों, मलबों से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई। इसमें से कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी की गई है। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जिससे हम पानी का जल को बचा सकते हैं, हमने भारत में भी ऐसी चीज़ें जारी कर रखी है। अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध हमने बनाए हैं, मतलब भारत में बनाए गए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ ईसा से एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीकी श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित किया गया और एक दुष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में स्तर पर बांध बनाया गया, झील बनाई गई, सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। कलिंग ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल झील, जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई है। तो आपसे पूछ सकते हैं सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो है हमारी भोपाल झील। और कब बनाई गई थी? वो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास जो एक विशिष्ट तालाब बनाया, ठीक है। और बांध क्या है, आज हम पढ़ेंगे। अब बांध क्या है, वे हमें जल संरक्षण प्रबंधन में कैसे सहायक करते हैं। परंपरागत बांध नदियाँ और वर्षा जल का इकट्ठा करने के बाद में हम उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आज जल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन
इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं, जो आप सभी घरों में यूज़ करते हैं, उसकी उत्पादन के लिए भी विद्युत उत्पादन बनाया गया है। घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति के लिए भी जल का बहुत उपयोग किया गया है। बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजक, आंतरिक नौचयन, मछली पालन भी है। इसलिए बांधों का बहुउद्देश्य परियोजना है भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल के अनेक प्रकार उपयोग भी हैं। उदाहरण के तौर पर समतल ब्याज, सतलुज ब्याज बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन में सिंचाई दोनों के काम आती है। ये विद्युत मतलब बिजली बनाने में भी तथा सिंचाई करने में भी भाखड़ा बांगल नाद बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना बनाएगी। जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, तो सतलुज ब्यास पर है। और हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, तो महानदी पर यह बसा हुआ है। एक मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बांध कहते हैं कि जल को रोकना, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध, जो आमतौर पर जलाशय, झील, जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ है जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचों से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना, उद्देश्यों को ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनसे प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों का लकड़ी के बांध, तटबंध बांध, पक्का बांध के अलावा कई उपवर्ग में बांटा गया है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, मुख्य बांध और नीचे बांध, मध्य बांध, उच्च बांधों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब आप जान सकते हैं कि जो हमारे बांध हैं, जो बाढ़ आने से रोकते हैं, वो भी कई प्रकार के बनाए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपयोग आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को औपनिवेशिक काल में भी बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास, देश के डेवलपमेंट, समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत में मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं को चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्योगीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था के समन्वित रूप से विकास करेगी, मतलब डेवलपमेंट करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना जो थी, उसको बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए थे। मतलब उसको लेके काफ़ी झगड़े देखने को मिले थे। ये क्रियाकलाप है परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला, विधि और सिंचाई कार्य के बारे में अधिक पता आपको लगाना है। हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में बहादुरी लाएं, बाढ़ से दामोदर फैल गए हैं, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओहो दामोदर, आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, बादू का 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। यह लोकप्रिय भादु गीत है जो दामोदर घाटी में क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ पे गाया जाता है? दामोदर घाटी में गाया जाता है, जो शोक नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रण करने में उसका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण से तलछट बहाव में कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की कमी पर जमा होता रहता है, जिससे नदियों का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। जो नदियाँ जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी देखने को मिलती है। बांध नदियों में टुकड़ों में बांटे जाते हैं, जिसमें विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीव का नदी स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, मतलब वो जो जीव जंतु में नदियों में जाने लगते हैं। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ भोजन मौजूद वनस्पति मिट्टी जल में डूब जाती है। जो वनस्पति होती है वो भी मिट्टी में चली जाती है, अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना में बड़े बांध नए पर्यावरण आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टहरी बांध आंदोलन कारण भी बनाया गया है। तो आपसे ये बताओगे मुझे कि टहरी बांध कहाँ बनाया गया और नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ का है? ठीक है, कौन से देश में लागू किया गया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बेहतर स्तर पर विस्थापना के कारण हुआ है। आमतौर पर स्थानीय लोगों ने इनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों में लगाव एवं नियंत्रण देश के बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोग को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसका
किसको मिलना है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को ये उद्योगपति और कुछ नगरों में केंद्र हो। गांव के भूमिहीन को लीजिए, वे वास्तव में ऐसी परियोजना में लाभ उठाते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप प्रतिवर्त कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर देखते हैं, ठीक है, की ओर आकर्षित करते हुए मिलते हैं। और इसमें मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान आपने अमीन नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, जिसे हम NGO कहते हैं, जो जनजातीय लोग, किसानों, पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के रूप में पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित है, और हाल ही में इन आंदोलन का लक्ष्य बांध में विस्थापित गरीबों लोगों को सरकार के संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिखाना है। लोगों ने सोचा कि उसकी योग्यता व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया है, विश्वास करके कि सच्चाई के प्रयास से वे मालामाल हो जाएंगे। हिरहंत के उत्तरजीविका ने हमें बताया है कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बान किया है, ठीक है, और उनकी कुर्बानी के लिए स्वीकार किया गया है। परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो जाएगी, तो पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बान होने के लिए क्यों चुना गया है। तो क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया? तो 1 नंबरी क्वेश्चन में SSC जैसे क्वेश्चन DSSB में पूछ सकते हैं, सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया और कौन सी नदी के किनारे पर? तो वह गुजरात में बनाया गया है और नर्मदा नदी के रिवर पर। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 90490 गाँव और 173 कस्बे, राजस्थान में 124 गाँव के सूखाग्रस्त होने में मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता पूर्ति करेगी। साथ में भूमि मालिका और गरीब भूमिहीन में समाज दूरी बढ़कर सामाजिक परिदृश्य बदल गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग है और लाभ चाहने वाले लोगों के लिए बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति, मतलब जल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया। इसमें परेशान किसान उपद्रव पर तुरार और बहुउद्देशीय परियोजना की लागत, मतलब बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाई गई उसमें बहुत ज़्यादा लागत लगी। लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय झगड़े आमतौर पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयने पर जल विद्युत परियोजना के लाभ के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। इसमें इन राज्यों में पड़ने वाली नदियों के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो गया है और कृषि उद्योग में विपरीत असर देखने को मिला है। क्रियाकलाप: अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों की एक सूची आपको तैयार करनी है। नई परियोजना में उठी अधिकतर आपत्ति उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विंड बना ही है, जो कि बांध बाढ़ नियंत्रण करने के लिए बनाए जाते हैं। उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से भी बाढ़ आने का खतरा बन जाता है। अत्यधिक वर्षा होने की दिशा में भी बाढ़ देखने को मिलती है।